है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए मैं लेके आया हूँ न्यूमेरिकल की सीरीज़, जिसमें मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं, एक मैकेनिक्स का और एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन के ऊपर, जिस पे भी न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं, और सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं, फैक्ट बेस्ड जिस पे सवाल वो भी मैं आपको लेके आया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारे दे दिए हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि ऑक्सीजन एसिटिलीन कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ अराउंड। तो आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने वेल्डिंग की सीरीज़ है उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सारे क्वेश्चन के जवाब हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। पर्टिकुलर हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बना के प्रोवाइड किया है। टोटल 18 वीडियोस है। अच्छी तरीके से जितना आपको सफिशिएंट है समझ लें। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑक्सीजन 3200। याद रखना, जब कभी भी आपका नेचुरल की बात होगा तो 3400 आएगा, फिर ऑक्सीजन की बात होगी तो 3200, और कार्बोराइजिंग फ्लेम की बात करेंगे तो 2900 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन कार के अंदर होती है ना, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, और जहाँ पे आप देख सकते हैं और भी डिटेलिंग आपको प्रोवाइड की गई है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ब्रास ब्रॉन्ज इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के साथ ही कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए बात करें तो ये होता है स्टेलाइट के लिए। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ ही द स्पॉट वेल्डिंग, द स्पेसिंग बिटवीन टू स्पॉट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो 3D से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीम वेल्डिंग इज एम्प्लॉयड फॉर द मेटल थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम, मेटल की थिकनेस के आधार पे सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो ये होगा आपका 0.025 से 3 mm तक रहता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, द रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग 1.5 mm थिकनेस स्टील शीट्स है, तो करंट कितना इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो 10,000 एम्पियर की करंट भेजना जरूरी होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही इन द गैस वेल्डिंग द इंक्लिनेशन ऑफ द ब्लो पाइप समझ रहे हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेट इन लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। दोस्तों, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, ये प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लो, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसी से बनेंगे। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो एंगल दे रखा है इंक्लिनेशन, वो 60 से 70 डिग्री दे रखा है। चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग पे बात करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक आपको ये ध्यान रखना, इंक्लिनेशन ऑफ ब्लो पाइप पूछ रहा है, तो आपको लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग कहते हैं। लेफ्ट वर्ड का मतलब राइट टू लेफ्ट आपका जा रहा होगा, और इसे 60 टू 70 डिग्री आपका एंगल बनता है। लेफ्ट वर्ड यानी कि फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, द टॉर्च है, टॉर्च इज हेल्ड इन द राइट हैंड, राइट हैंड के अंदर पकड़ा होगा टॉर्च। फिलर रोड जो होगा वो लेफ्ट हैंड ऑफ द ऑपरेटर के लगा होगा। इसी के साथ ही वेल्डिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम राइट हैंड से स्टार्ट होती है और लेफ्ट वर्ड की तरफ जाती है, लेफ्ट हैंड की तरफ जाती है, तो इसी को हम फॉरवर्ड कहेंगे। ठीक है, प्लेट एंड ट्रैवल टुवर्ड्स जिस दिशा में है लेफ्ट हैंड होगा, जो कि टॉर्च टिप जो होता है वो आपका 60 से 70 डिग्री तक तो देखने को मिल ही रहा है, जबकि फिलर रोड का एंगल कितना होगा, 30 से 40 डिग्री का होगा। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। बात करें आपका 323, फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स फॉल्स इनटू द फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन जो होती है, नॉर्मली हम किस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना आपका 6E7024। यदि आपने हमारा इलेक्ट्रोड वाला स्पेसिफिकेशन वीडियो देखा है तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, सीधे सीधे पता चल जाएगा। वेल्डिंग का पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से समझाया है, पूरी प्लेलिस्ट दी है 18 वीडियोज़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। देखिए, एंगल जो फेस और फ्लैंक के बीच में होता है उसे हम रेक एंगल कहते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल 2 से 3 सवाल लेके आता है, एनपीसीआर में पूछता ही है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग पे अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, ये हमारा वर्क पीस है, ये आपका चिप्स है, और ये आपका कटिंग टूल है। अब टूल से आपको जो है एक तो गामा दे रखा है, बीटा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, क्लियर। और इसी के साथ ही आपको जो लीप एंगल देखने को मिलता है वो 60 से 80 डिग्री होता है। नॉर्मली ये सवाल पूछा जाता है, सिग्नेचर भी पूछते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। एक एंगल तो आपको मैंने बता दिया, फेस और फ्लैंक के बीच में बनेगा। ठीक है, और इसमें अल्फा एंगल जो होता है वो रेक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, 5 से 15 डिग्री देखने को मिलता है, जबकि क्लियरेंस एंगल जो होता है उसे हम गामा से दिखाते हैं, और ये जो होता है फ्लैंक एंड द कटिंग वेलोसिटी जो होगी एज मेजर ऑन द अनदर प्लेन। वैल्यू ऑफ क्लियरेंस एंगल जो रहेगा वो आपका 5 से 15 डिग्री तक देखने को मिलता है, दोनों में सेम एज इट इज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, टर्निंग ऑपरेशन करना है ऑफ द स्टील विथ अ कंसंट्रेटेड कार्बाइड टूल। ठीक है, टाइलर्स का टूल लाइफ का जो एक्सपोनेंशियल दे रखा है वो 0.25 दिया गया है। कटिंग स्पीड जो है उसको हाफ दिखाया गया है, तो टूल लाइफ के ऊपर क्या होगा, इंक्रीज बाय कितना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बस मस्ट ऑफ द आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एनपीसीआर में
जल्दी जल्दी पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में। अब देखिए आपको यहाँ पे 16 टाइम्स तो दे रखा है, देखो एक टूल लाइफ का एक्सपोनेंशियल दे दिया एन ध्यान रख लेना, और जो कि आपकी स्पीड कितनी दे दी है v2 इज इक्वल टू क्या होगा v1/2, मतलब पहले से जितनी थी उसकी आधी हो जाएगी। और इसी के साथ ही t2 की वैल्यू निकालनी है, टूल लाइफ निकालना है। टेलर्स का टूल लाइफ इक्वेशन कहता है vt की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या आएगा v1 t1 पावर n इज इक्वल टू v2 t2 की पावर n। यहाँ पे t2/t1 कर लो, यहाँ पे v1/v2 कर लो, ठीक है। और इसी के साथ ही जब आप t2 की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको इस तरीके से t1 मल्टीप्लिकेशन और सब कुछ देखने को मिलेगा। वैल्यू आपको पुट अप करनी है, और जब पावर 4 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू 16 t1। तो टूल लाइफ जो रहेगी वो 16 टाइम्स तो बढ़ी जा रही है। इसी के साथ ही वेरियस टूल मटेरियल के लिए भी ध्यान रख लेना, 0.08 से 0.2, कास्ट एलॉय के लिए 0.1 से 0.15, कार्बाइड्स के लिए आपका 0.2 से लेकर 0.5, और सिरामिक के लिए 0.5 से 0.7 तक होता है। नॉर्मली ये आपको सवाल के अंदर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल जो है शुड आइडेंटिकली हैव। देखिए क्वेश्चन में ऐसे मैंने न्यूमेरिकल के लिए ही अपन बात करनी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर वैल्यू बेस्ड होते हैं उनके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है आपको जीरो रैक एंगल का इस्तेमाल करना है। चलिए इसकी थोड़ी डिटेलिंग पे बात करें तो रैक एंगल जो होता है ना, कटिंग टूल जो रहेगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, थ्रेड कटिंग टूल के लिए तो ये जीरो रहता है। अब चूंकि यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रैक एंगल देखने को मिलते हैं, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए जीरो के ऊपर बात करते हैं, कब आपका जीरो रैक एंगल रहता है। तो जब यहाँ पे आपका टूल हैज़ द जीरो और न्यूट्रल टेक व्हेन द फेस ऑफ द कटिंग टूल इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज एट इनर साइड। जो परपेंडिकुलर रहेगा किसके रहेगा, कटिंग एज ऑफ इनर साइड के, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फेस होना चाहिए परपेंडिकुलर इसके। और इसी के साथ ही आपका पॉजिटिव रैक एंगल तब रहेगा जबकि टूल जो है शार्प एंड पॉइंटेड बट द रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग एज रहती है। इट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस चिप्स बनने में हेल्प करता है इन द डक्टाइल मटेरियल के लिए, और कंट्रीब्यूट करता है टू अवॉइडिंग द फॉर्मेशन ऑफ बिल्डअप एड्स बनाने का प्रिवेंशन करता है, मतलब उसको रोकता है। HSS टूल जो होते हैं टिपिकली जो है पॉजिटिव रैक एंगल के लिए होते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना। और इसी के साथ ही नेगेटिव रैक एंगल जो है वो आपका कार्बाइड टूल्स के लिए दिया जाता है, मोस्ट कॉमनली इसी का इस्तेमाल किया जाता है। और नेगेटिव रैक एंगल कैन बी कंसिडर फॉर द इंटरमीडिएट कट्स एंड हैवी रहते हैं स्टॉक्स। और बात करें रिमूवल एंड व्हेन द आपका मशीनिंग हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल की रहती है तो यहाँ पर आपका सच एज टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील, इनके लिए आप जो है नेगेटिव रैक एंगल का इस्तेमाल करते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टर्निंग ऑपरेशन में यदि फीड कुड भी अगर डबल कर दिया जाता है 2x मान लो, ठीक है, तो इंक्रीज द मेटल रिमूवल रेट जो है वो बढ़ जाती है। कीप द सेम ट्रेवल सरफेस फिनिश है तो नॉस रेडियस ऑफ द टूल शुड भी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि आपका मैक्सिमम सरफेस रफनेस जो होती है ना, H इज इक्वल टू F²/8 अब देखिए इस तरीके के फॉर्मूले हमें पता नहीं होते हैं, तो ये तो ऐसे क्वेश्चन ही सोल्व कराने का मेन पर्पस है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना ही चाहिए। तो H इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, दे रखा है इसलिए। तो और साथ ही और F2 और बराबर क्या दे रखा है, 2F1 दे रखा है, और R2 क्या होगा वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो अब चूंकि यहाँ पर इसीलिए आपका F² बराबर H इंटू 8R होगा, तो यहाँ क्या होगा, F² किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R के है। अब बस हमको इसको बराबर बराबर कर लेना है और आंसर लेके आना है, 4R1 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि VT की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि टायलर्स इक्वेशन होता है। इसमें n की वैल्यू फॉर द कार्बाइड के लिए क्या होती है, तो ऑप्शन होगा बी, 0.20 से लेकर 0.25 तक। ये मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, मिस प्रिंट है, ये आपका बी होना चाहिए, ठीक है। और जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया भी है, फॉर द कार्बाइड n की वैल्यू 0.20 से 0.5, HSS के लिए 0.08 से 20, और जो कि सिरामिक की वैल्यू के लिए 0.5 से 0.7, और लास्ट एलॉयज़ के लिए 0.1 से 0.15 होती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे कटिंग जो होती है मीटर पर मिनट होती है, टूल लाइफ इन मिनट होती है, और जो कि n जो है वो एक्सपोनेंशियल है, डिपेंड ऑन द टूल के मटेरियल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो द ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑफ अ मटेरियल विथ अ टूल, 12 डिग्री रैक एंगल आपको दिया गया है। थियोरेटिकली मिनिमम पॉसिबल शेयर प्लेन एंगल क्या होगा, तो देखिए इसके लिए इक्वेशन, मैंने ये सवाल पहले भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगवाया है, 2φ प्लस बीटा माइनस अल्फा। बीटा की वैल्यू फ्रिक्शन एंगल है तो ये 0 हो जाएगा, फाई तो आपको पता ही है, और अल्फा जो है रैक एंगल रखा गया है। अब सिंपल यहाँ से 51 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, थियोरेटिकली मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेन वाइल द ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑफ ए डक्टाइल मटीरियल यूजिंग अ 0 डिग्री रैक एंगल है।
कहने का मतलब ये है मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेन क्या होगी वाइल जबकि आपका ऑर्थोगोनल मशीनिंग कर रहे हैं डक्टाइल मटेरियल की यूज़ करते हैं 0 डिग्री रेक एंगल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन दे दिया है अल्फ़ा मतलब रेक एंगल, ये ध्यान रखना रेक एंगल फ्रिक्शन एंगल क्या है, ठीक है, शियर एंगल क्या है, शियर स्ट्रेन, और जो कि मिनिमम आपका शियर स्ट्रेन के रेडियस क्या दे रखा है 1 दे रखा है। tan phi इक्वल्स टू आर कोस एल्फा बटा 1 माइनस आर साइन एल्फा। फाई की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। अब जो कि शियर स्ट्रेन है तो गामा की वैल्यू अपन को यहाँ निकालनी है कोट फाइव प्लस tan phi माइनस एल्फा, ये फॉर्मूला होता है। बस आपको वैल्यू रखना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब ध्यान रख लेना इस सवाल को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, जो भी न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूला बेस देखने को मिल रहे हैं। 6 सेंटीमीटर डायामीटर और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्क पीस आपको देखने को मिल रहा है, रोटेटेड 200 आरपीएम एन है। एक्सियल फीड आपको 0.1 mm पर रिवोल्यूशन दे रखा है, तो टेकन टाइम टू द मशीनिंग क्या होगी। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है आपको, T इक्वल्स टू L अपॉन FN, है ना। तो लंबाई ऊपर रख दो। अब चूंकि यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो mm में चेंज करेंगे तो 200 हो जाएगा, और बटा आपको फीड तो जो सा दे रखा है तो 10 मिनट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ही आपके ग्राइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द वेरी ओपन स्ट्रक्चर। दोस्तों यदि आपने हमारा ग्राइंडिंग व्हील वाला अगर स्पेसिफिकेशन का वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन पे बात कर ले, तो पहले मैं डिटेल करना चाहूँगा। ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन नंबर भी ऐसे पूछ लिया जाता है A60 G7 B23, जो कि 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में आपको देखने को मिलता ही है, जिसमें एब्रेसिव टाइप जो दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को A से दिखाते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को C से दिखाते हैं, और एक CBN होता है। और साथ ही आपका एब्रेसिव ग्रेन स्ट्रक्चर की अगर साइज़ की बात करें, कोर्स होता है 10 से 20, मीडियम होता है 30 से 60, फाइन होता है 8 से 180 और 80 से 180, और फाइन वेरी फाइन रहेगा तो ये आपका 220 से 600 रहता है। ग्रेड पे बात करें तो सॉफ्ट को A से हार्ड को Z तक दिखाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको 0 से 7 तक तो डेंस देखने को मिलता है और 8 से 16 तक ओपन देखने को मिलता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्ट्रक्चर का। और जो कि टाइप ऑफ द बॉन्ड जो है विट्रीफाइड बॉन्ड को V से, सिलिकेट बॉन्ड को S से, रबर को R से, शेलेक को E से और रेजोनॉइड को B से दिखाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही आपका मैन्युफैक्चरिंग रेफरेंस भी देखने को मिलता है। ये सब कुछ आपको इस एक स्पेसिफिकेशन में दिया गया है। इसी के साथ ही आपका ड्रिल आरपीएम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि ड्रिलिंग ऑफ द होल ऑफ 25 mm डायामीटर इन द 15 mm थिकनेस प्लेट विद अ कटिंग स्पीड 25 मीटर पर मिनट दे रखी है। तो आप यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि थिकनेस ऑफ द प्लेट क्या दे रखी है 15 mm दे रखी है, डायामीटर होल 25 mm, 25 मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड, तो आरपीएम निकालने हैं। तो V बराबर क्या होगा आपका πdn बटा 1000 मीटर पर मिनट। अब बस सिंपली आपका V बाई πd हो जाएगा, और n निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, वैल्यू रखनी है 318.47 आपको आरपीएम देखने को मिल जाते हैं। यही आपका राइट आंसर। और जो कि आप देख सकते हैं सरफेस स्पीड ऑफ रेगुलेटिंग व्हील जो रहता है इन केस ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज, आंसर होता है वो 15 से 75 मीटर पर मिनट देखने को मिलता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग रेगुलेटिंग, जिसमें आपको पता भी है कि भी आपका स्पीड जो रहेगा ग्राइंडिंग व्हील का वो 1000 से लेकर 1500 मीटर पर मिनट रहता ही है, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही आपका इन A32 A49 H8VB ई ग्राइंडिंग व्हील द ग्रेड साइज है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 32A जो कि शुरुआत में दे रखा है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा ऊपर ही कि आपका जो रिप्रेजेंट करता है ग्रिड साइज वो 32A से दिखाने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग द प्रिफेरियल स्पीड क्या होगी टू बी द ऑर्डर ऑफ। तो देखिए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग जो रहती है ना, इसमें नॉर्मली आप देख सकते हैं मशीनिंग जनरली जो प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस होती है, और जो कि आपका द सरफेस में भी स्ट्रेट टेपर्ड या फिर स्टेप और प्रोफाइल्ड होती है। प्रिफेरियल स्पीड जो इसके लिए रखी जाती है वो 1800 मीटर पर मिनट होती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेटेबल करें। लेकिन 925 पे देख सकते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज रिप्रेजेंट बाई। तो कैसे बताते हैं, तो व्हील डायामीटर, थिकनेस और बोर होल से दिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन पे बात कर ले तो फर्स्ट आपको डायमीटर ऑफ द व्हील और डायमीटर ऑफ द स्पिंडल होल, फेस विड्थ ऑफ द व्हील थिकनेस, और जिसमें आपका साइज ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, तो ये डायमीटर, थिकनेस और होल साइज इस फॉर एग्जांपल 230, 3 और 22.2 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जिसमें कि मशीनिंग टाइम जो दे रखा है टू द फेस जॉब ऑफ 60 mm आपको डायमीटर दिया गया है, रोटेटिंग एट आपका
80 आरपीएम दिया गया है। फीड आपको 0.3 mm पर रिवोल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका L/FN, ठीक है। तो L जैसे कि डायामीटर दे रखा है, तो रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका D/2, और D कितना 60/2 यानी कि 30। F कितना दे रखा है, फीड 0.3 और मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो गया एक 100 और इसी के साथ ही एक 0 काट दोगे तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा 1.25 आंसर हो जाएगा। के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। स्ट्रोक लेंथ फॉर द शेपर हैज़, आपका स्ट्रोक लेंथ दे रखा है 240 mm और नंबर ऑफ द डबल स्ट्रोक पर मिनट जो है वो 40 दे रखा है। एंड द रेशियो ऑफ द रिटर्न टू कटिंग टाइम जो है वो 2:3 दे रखा है। देन द कटिंग स्पीड क्या होगी। देखिए, एक तो स्ट्रोक लेंथ को LS बोलेंगे तो 240 हो जाएगा। डबल स्ट्रोक की बात करें तो पर मिनट आपको NS आपको 40 दे रखा है। रेशियो रिटर्न टू कटिंग टाइम क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या है, NS LS 1 + M बटा 1000। अब बस आपको NS की वैल्यू रखनी है, LS की रख दी 1 प्लस, और जो कि M दे रखा है वो M क्या है आपका कटिंग टाइम दे रखा है, तो 1 + 2/3 बटा 1000 आंसर आएगा 16। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे क्योंकि 15.9 अप्रोक्सीमेटली 16 होता है। इसी के साथ ही एक स्ट्रेट टीथ जो स्लैब मिलिंग कटर होता है वो 1000 mm डायामीटर एंड द 10 टीथ रोटेटिंग एट 200 आरपीएम दे रखा है। इज यूज टू रिमूव अ लेयर ऑफ 3 mm थिकनेस फ्रॉम ए स्टील बार होता है। इफ़ द टेबल फीड इज 400 mm पर मिनट होता है तो फीड पर टूथ इन द ऑपरेशन क्या होगा। तो सीधा सा याद रख लेना कि आपको जब भी अगर टेबल फीड का अगर पूछ लिया जाता है तो NTF है ना, ये याद रखना। मिलिंग कटर की स्पीड हो गया और जो कि टूथ हो गया और फीड हो गया, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपको फीड निकालना है। बस सिंपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा F/NT, ठीक है। बस आंसर आ जाएगा आपका 0.2 mm। ये आपका राइट आंसर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस है यूज़ करता है प्रोड्यूस सर्कुलर ब्लैंक्स ऑफ 10 mm डायमीटर फ्रॉम अ शीट ऑफ 2 mm थिकनेस की। अब द इफ़ द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द शीट मटेरियल कितनी दे रखी है, 400 न्यूटन पर mm²। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्कुलर ब्लैंक इज, तो फोर्स कितने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं, है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब चूंकि आपका शेयर फोर्स तो सीधे सीधे, लेकिन एरिया क्या हो सकता है, πd/b × TB, ठीक है। और इसी के साथ ही अब चूंकि मेरे को FS चाहिए तो टो इंटू क्या करूँगा, πdb × TB, और पाई की वैल्यू तो टो की वैल्यू 400 दे रखी है, पाई तो है ही है, 10 हो जाएगा इसका DB और 2 हो जाएगा TB, थिकनेस और डायमीटर, है ना। और FS का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 25.132 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व होता है। बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है, फाई कितना दे रखा है, 2 mm दे रखा है, और टो की वैल्यू पता चल गई, TB आपको ब्लैंक शीट दे रखा है, DB डायमीटर दे रखा है ब्लैंक शीट का, और फोर्स निकालना था जो अपन ने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिंग मेथड यूजेस फॉर बुलियन ऑपरेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए जो है हम कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। क्या होती है, चलो थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेलिंग करेंगे। कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री CSG कहते हैं, जो कि कंबाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ओवरलैपिंग 3D प्रोजेक्ट यूजिंग करते हैं सेट बुलियन ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। ईच प्रिमिटिव इज़ डिफाइंड एज अ कम्बिनेशन ऑफ हाफ स्पेसिंग, मतलब हर एक प्रिमिटिव जो होता है डिफाइन करता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, हाफ स्पेसेस का। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स प्रिमिटिव जो है वो क्या दे रखे हैं, जैसे कोन, सिलेंडर, स्फेयर, टॉरस और ब्लॉक्स, क्लोज स्प्लाइन और सरफेस, और इसी के साथ ही आपका राइट एंगुलर वेज, और जो कि आपका एक्सेट्रा, इससे जितने भी हैं साइज, शेप्स और जैसे, उनके लिए ये प्रिमिटिव्स होते हैं, टिपिकली इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे G कोड पूछा गया है, यूज़ फॉर द इंपेरियल यूनिट्स कौन सी है, तो ये होता है आपका G20। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट काउंट ऑफ द मेट्रिक वर्नियर कैलिपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते हैं। 25 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मैचिंग विथ द 24 डिवीजन्स ऑफ द मेन स्केल से मैच करते हैं। एक मेन स्केल डिवीजन जो है आपको 0.5 mm दे रखा है। देखिए सीधा सीधा सा हिसाब है, आपको बताता हूँ कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं। मेन स्केल का डिवीजन 0.5 mm तक दे रखा है, तो लिस्ट काउंट क्या हो गया, मेन स्केल डिवीजन माइनस आपका स्केल डिवीजन, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। और जिसमें कि आपका 25 VSD तो ये है, और एक जो है 24 MSD मेन स्केल डिवीजन है, और 25 होता है आपका ये इसका
और जिसमें कि 1 VSD बराबर कितना आ जाएगा 24/25 MSD, जिसका मतलब लीस्ट काउंट जो होगा 1 MSD में से 1 VSD अगर माइनस करेंगे तो 1 इंटू 0.5 तो आएगा ही आएगा। साथ ही यहाँ पर आपका 24/25 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो इसका मतलब आएगा आंसर 0.02 mm, और यही आपका लीस्ट काउंट का होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द रिलेटेड टू क्लियरेंस फीट के लिए कौन सी कंडीशन राइट होती है। तो देखो क्लियरेंस का मतलब फीट क्या होता है, होल बड़ा होगा शाफ्ट छोटी होगी थोड़ा सा रहेगा गैप, इसीलिए ए ऑप्शन राइट होता है। जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरेंस फीट का मैंने बता दिया, होल बड़ा शाफ्ट छोटा। इंटरफेरेंस फीट होगा तो होल छोटा होगा शाफ्ट बड़ी होगी, और जो कि आपका ट्रांजिशन फीट होगा तो होल बराबर आपका शाफ्ट होगा, मतलब जितना होल उतना ही साइज शाफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलवीडीटी क्या है। ठीक है, तो पहले भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बताया था, एक प्राइमरी कोयल होती है और 2 सेकेंडरी कोयल्स यहाँ पे देखने को मिलती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आप देख सकते हैं एलवीडीटी क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, जिसमें आपको पता है एक प्राइमरी कोयल होती है, 2 सेकेंडरी कोयल देखने को मिलता है, जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका प्राइमरी कोयल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी आपको 2 देखने को मिल रहा है। पावर आउटपुट यहाँ पे देखने को, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका इनपुट वोल्टेज इधर देखने को मिलता है, और ये होती है मूविंग कोर। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर आपको यहाँ पे एलवीडीटी के बारे में बताऊँ तो ये एक ट्रांसड्यूसर है जो कन्वर्ट करता है आपका लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जो है वो डिवाइस है जो कि मेज़र करता है फोर्स थ्रू द इनडायरेक्ट मेथड से। तो ये है आपका लोड सेल। ठीक है, लोड सेल वो डिवाइस है जो मेजर करता है फोर्सेस को इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, इसी के साथ ही जॉनसन मैक्रोकेटर जो है इज़ अ मैकेनिकल कंपैरेटर है यूज टू ऑब्टेन डैश किसका ऑफ द डिफरेंस इन द लेंथ एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिलर गेज जनरली कंप्राइज ऑफ गेजिंग ब्लेड्स अवेलेबल इन ओवरऑल लेंथ। ठीक है, तो ये कितने के अवेलेबल होता है 100 mm के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेसिंग यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है 18.3, जो कि नीचे आपको 0.02 प्लस दे रखा है, ऊपर -0.0 मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। यदि ऊपर अगर 0.02 भी होता तो इसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल बोलते हैं। हमारा लास्ट एंडिंग क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, तो 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻मीटर के होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड थे।